हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई में बिजी होंगे और अपना सिलेक्शन पाने के लिए उतावले होंगे। और फ्रेंड्स, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम फाइट कर रहे हैं, आप बस बिना झिझक बिना हिचक आप बस लड़िएगा, मेहनत करिएगा। आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, सफलता आपके कदमों में होगी। तो साथियों, इसी कड़ी में हम आपके सामने जो हमारी हिस्ट्री की एक सीरीज चल रही है 1000 प्रश्नों की, साथियों उसकी यह दूसरी वीडियो है। मात्र प्रश्न मिलेंगे आपको 20, लेकिन साथियों धुआं करने वाले प्रश्न मिलेंगे। एकदम बिल्कुल जबरदस्त खतरनाक प्रश्न मिलने वाले हैं आपको। भारतीय इतिहास से संबंधित पूरे ब्रह्मास्त्र प्रश्न हैं। और साथियों, वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ध्यान से देखना। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपीएसआई, यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी जीडी या फिर किसी भी स्टेट का, पुलिस का कोई भी एग्जाम है, आप वीडियो को ध्यान से देखना, प्रश्नों को नोट करना। और प्रश्नों को देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो साथियों हमें सपोर्ट जरूर करिएगा, एक थम्स अप जरूर दिखा दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो दिल से देखी है, तहे दिल से आपने तैयारी की है किसी भी एग्जाम की। तो चलिए साथियों, समय को वेस्ट ना करते हुए इस टाइम को इन्वेस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का पहला दमदार धुआं करने वाला प्रश्न है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकले हैं? सराय नाहर राय से, दमदमा से, मदहा से या लंगनाज से? देखिए साथियों, मैं फिर कहता हूं कि प्रश्नों को नोट जरूर करना इनको, या फिर हो सके तो वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करिएगा। आपको दिमाग में सारे प्रश्न बैठ जाएंगे, छप जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से। चलिए, और दमदमा से थोड़ा सा और जानिए इसके बारे में। जो दमदमा स्थान है, यह है एक मध्य पाषाणिक पुरास्थल है। और कहां पर है यह भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको मालूम होना चाहिए एज ए स्प्रेंट। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है दमदमा नामक एक जो मध्य पाषाणिक पुरास्थल नाम का स्थान है। और 1982 से 1987 तक, 1982 से 1987 तक यहां पर जितनी भी खुदाई हुई है उसके फलस्वरूप देखा जाए तो 41 मानव समाधान मिले यहां पर, जिनमें से 35 कब्रों में एकल समाधान, अर्थात जो 35 कब्र थी उनमें सिंगल डेड बॉडी थी। और 5 कब्र ऐसी थी जिनमें 2-2 मानव के समाधान थे। अच्छा, 2-2 डेड बॉडी एक साथ थी। और एक कब्र में एक साथ 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। इसलिए यह प्रश्न अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले थे दमदमा से। और यहां टोटल 41 जो कब्र थी, जो मानव समाधान थे वो मिले थे, जिनमें से 35 में एकल समाधान, 5 में 2-2 मानव कंकाल और 1 में आपके 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, 5 स्टार लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। मैं प्रश्न आपको भले ही कम पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको वो कंटेंट दूंगा जो लाजवाब होगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भयानक और खतरनाक होगा। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और कुछ नहीं करना आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि विंध्य क्षेत्र के किस जिले से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले थे? विंध्य क्षेत्र के किस जिले से आपके सबसे अधिक मानव कंकाल मिले थे? मोरहना पहाड़, घगरिया, बगाही खोर या फिर लेखैया? देखिए, पिछला क्वेश्चन था आपका कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले थे, और यह प्रश्न आपका है कि विंध्य क्षेत्र से पूछा है। विंध्य क्षेत्र के किस जिले से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेखैया। जो लेखैया क्षेत्र है विंध्य क्षेत्र का, यहां से सबसे अधिक मानव कंकाल मिले हैं। वो कितने मिले हैं थोड़ा सा और सुनिएगा ध्यान से। विंध्य क्षेत्र के जो मध्य पाषाणिक पुरास्थलों में से उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित लेखैया नामक, कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश के कानपुर में है जो लेखैया नाम का जगह है। यहां के शिलाश्रय थे यहाँ के, उनसे सबसे अधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। जबकि अमेरिका के जो एक पुरातात्विक है जॉन आर लुकास, इनका नाम है, इनके अनुसार देखा जाए तो लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली थी। लेकिन यहां पर 17 का जिक्र किया है, लेकिन इस अमेरिकी जो पुरातात्विक है इनके अनुसार यहां पर 27 मानव कंकाल मिले थे। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेखैया। आगे बढ़ते हैं, कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 3, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? जबरदस्त क्वेश्चन। गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या फिर महिपाल? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। धर्मपाल पाल वंश का एक बहुत ही जबरदस्त एक शासक था। और जो विक्रमशिला विहार था यह इसका संस्थापक भी था। धर्मपाल देखा जाए तो बौद्ध मतानुयायी था, अर्थात बौद्ध धर्म को मानने वाला था। और उसके लेखों में उसे क्या कहा गया है? उसे परम सौगत कहा गया है। परम सौगत, यह भी पूछा जा सकता था कि परम सौगत किसको कहा गया था? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल को कहा गया था परम सौगत।
और इसी ने विक्रमशिला और दूसरा सोमपुरी, सोमपुरी जिसे हम पहाड़पुरी भी कहते हैं, विक्रमशिला और सोमपुरी में बौद्ध विहारों की स्थापना की थी। और तारानाथ के अनुसार, जो तारानाथ थे उनके अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना भी करवाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, पूछा गया है कि कहां से होता है? 13वें शिलालेख द्वारा, रुम्मनदेही स्तंभलेख द्वारा, हेनसांग के विवरण द्वारा, या फिर प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। इस जबरदस्त क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, 13वें शिलालेख द्वारा। और थोड़ा सा सुनिएगा, जो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, कब? 261 ईसा पूर्व में, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, आप सभी जानते हैं। और इस युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, विशाल सूचना मिलती है। कहां से? 13वें शिलालेख द्वारा। अगर पूछा जाए किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमाकर, तो आपको राइट आंसर लगाना है कि 13वें शिलालेख से ही हमें कलिंग युद्ध के विवरण का जो ज्ञान है वह प्राप्त होता है, पूरी जानकारी है वो प्राप्त होती है कलिंग युद्ध की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कुमारगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? जबरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। ये याद रखिएगा, बहुत बार बिल्कुल डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघ वर्ष की, या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी की? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त, जिसे हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। यही उपाधि थी समुद्रगुप्त की। कौन सी? पृथिव्या प्रथम वीर, जो हरिसेन रचित है, हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति है, उसमें गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के लिए पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि प्रयुक्त हुई है। और यह प्रशस्ति जो है वर्तमान समय में कहां पर है? इलाहाबाद में स्थित है। आपसे पूछ सकते हैं कि कहां पर है यह प्रयाग प्रशस्ति, तो भाई साहब यह है इलाहाबाद में स्थित है। और एक जो इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। आप जानते हैं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहते हैं, लेकिन यह उपाधि उसको किसने दी थी? तो भाई साहब ये दी थी जो विंसेंट स्मिथ है, जो इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ, VA स्मिथ भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। और विवादों के कारण आयोग, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था UPPCS 2016 में, और इस क्वेश्चन पर विवाद हो गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। लेकिन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। जो पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी वह समुद्रगुप्त की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? भाई साहब आर्ट एंड कल्चर का जबरदस्त धुआं करने वाला प्रश्न है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है कि जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में किस कला को संरक्षण दिया था, या दूसरी तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि जो इसका आंसर होगा, तो उस कला का जो स्वर्णिम काल था वह मुगल शासक के किस शासनकाल में था, अर्थात किस शासक के काल का था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चित्रकला। जो चित्रकला है साथियों, इसी ने को जहांगीर ने मुख्य रूप से संरक्षण दिया था। और मुगल काल को उसकी बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भारतीय इतिहास का दूसरा क्लासिक युग भी कहा गया है, दूसरा क्लासिक युग कहा गया है, उसकी जो सांस्कृतिक गतिविधियां उनके कारण से। और जहांगीर ने स्थापत्य कला की अपेक्षा चित्रकला को बहुत अधिक महत्व दिया था। इसलिए साथियों जो मुगल काल का चित्रकला का स्वर्ण काल है उसे वो था जहांगीर का काल। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार ये पूछा जा सकता है और आपको घुमा फिराकर कैसे भी पूछ सकते हैं। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था, अर्थात स्वर्ण काल था। और जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार, उसका नाम था अकारिजा, उसी के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना भी कराई थी। ये भी जबरदस्त मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि अकारिजा के नेतृत्व में जहांगीर ने और ये अकारिजा था कहाँ का? ये हेरात का था। और इसी के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना भी कराई थी, किसने? जहांगीर ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? भाई साहब जबरदस्त, छाप लीजिएगा। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? मोहम्मद गोरी, बलबन, इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक?
तो इसका सही जवाब होगा भाई साहब ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम अर्थात गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा और सुनिए इसके बारे में डिटेल से। देखिए दिल्ली का पहला सुल्तान था कौन? वास्तविक रूप से देखा जाए तो दिल्ली का पहला सुल्तान था इल्तुतमिश, और इसने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया था। और इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। आप जानते हैं, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। और इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इसलिए वास्तविक जो इसका शासक है, पहला शासक दिल्ली का, वह आपका इल्तुतमिश हो जाता है। हालांकि उससे पहले शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसने लाहौर से शासन किया था। इसलिए याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। जो इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलाए थे। और मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, अर्थात इसका गुलाम हुआ इल्तुतमिश। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। दोबारा सुनिए, मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। याद रखिएगा, इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सल्तनत काल के दौरान सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाए थे? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में एक बार ये बताया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले सल्तनत काल के दौरान सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? जबरदस्त क्वेश्चन। हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने ही लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। जो बाबर और हुमायूं ने भी हालांकि संगीत कला को प्रोत्साहित दिया था, जो बाबर और हुमायूं थे उसने संगीत कला को प्रोत्साहन दिया था, किंतु यह अकबर के काल में ही अपने शिखर पर पहुंची थी। अर्थात यह क्वेश्चन एक और बनता है कि मुगल शासन का किस शासक का काल जो है संगीत कला का स्वर्ण काल था? तो भाई साहब वह अकबर का काल था। अकबर के काल में ही यह अपने शिखर पर पहुंची थी। कौन सी? संगीत कला। और अकबर ने हिंदू संगीत की शिक्षा लाला कलावंत से ली थी, ये याद रखिएगा, इससे प्राप्त की थी। और अकबर स्वयं क्या बजाता था? भाई साहब ये भी क्वेश्चन बनेगा आपका कि अकबर स्वयं कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, या उसमें किस वाद्य यंत्र में यह प्रवीण था? तो भाई साहब यह स्वयं नगाड़ा बजाता था। कौन सा? नगाड़ा। नगाड़े में यह प्रवीण था। कौन? अकबर। चलिए 2-3 क्वेश्चन आपके यहां से बन गए, सभी को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह कहाँ स्थित है? देखिए मैं आपके लिए भाई साहब प्रश्न लाऊंगा थोड़े ही कम, लेकिन प्रश्न वे लाऊंगा, कंटेंट वो आपको दूंगा जो आपके काम आने वाला हो। एक भी प्रश्न का कंटेंट आपको बिल्कुल लूज नहीं मिलेगा, डाउन नहीं मिलेगा, सारा ही अपग्रेड का मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी वीडियो को आप ध्यान से देखा करिए और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मैं आपका समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना चाहता, बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे मालूम है कि आपका एक एक मिनट कितना कीमती है, और आप अपने एक एक मिनट को बचाने के लिए आप क्या नहीं करते। इसलिए साथियों बस आप ध्यान से देखा करिए और बीच बीच में मोटिवेशन भी प्राप्त करिएगा। आप अपने हौसले को बूस्टअप करते रहिएगा, हौसले को बढ़ाते रहिएगा, तभी जाकर आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। चलिए थोड़ा सा और सुनिए इसके बारे में। देखिए जो मुगल शासकों ने शिक्षा का पोषण भी किया था, आप जानते हैं कि शिक्षा भी इनके राज्य में खूब फली फूली थी। और मुगल काल में ही जो मकतब है, जिसे प्राइमरी शिक्षा कहते हैं, प्राइमरी शिक्षा को क्या कहते हैं? मकतब। ये रहा देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, मकतब इसको कहते थे प्राइमरी शिक्षा। तो मुगल काल में प्राइमरी शिक्षा अर्थात मकतब और मदरसों की व्यवस्था होती थी, जहां शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा प्रदान की जाती थी। और विभिन्न मदरसों में विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। आप जानते हैं जैसे लखनऊ का फिरंगी महल, जो लखनऊ का फिरंगी महल मदरसा है, वहां पर न्याय की शिक्षा दी जाती थी। कहा किसकी? न्याय की शिक्षा दी जाती थी, न्याय शास्त्र पढ़ाया जाता था। किसमें? लखनऊ के फिरंगी महल मदरसे में। और एक है आपका सियालकोट, एक सियालकोट का मदरसा था, उसमें व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। अर्थात कह सकते हैं कि जो सियालकोट का मदरसा था यह व्याकरण शास्त्र की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। और लखनऊ का जो फिरंगी महल मदरसा था वह न्याय शास्त्र की शिक्षा के लिए फेमस था उस समय पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? जबरदस्त क्वेश्चन है।
मैंने बहुत बार आपको इसके डिटेल से इसको पढ़ाया है। 1527 ईस्वी, 1526, 1528 या फिर 1529 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी में। और कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को आप जानते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। और उसके बाद मैंने आपको इसके दौरान लड़े गए 4 जो प्रमुख युद्ध हैं उनकी एक ट्रिक भी बताई थी कि 26 में पानी पिया, अर्थात 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई। उसके बाद 27 में इसने खाना खाया, तो 27 में हो गया आपके खानवा का युद्ध। और उसके बाद 28 में चल दिया, अर्थात 28 में चंदेरी का युद्ध। और 1529 में घर गया, मतलब घाघरा का युद्ध। और 1530 में मर गया, मतलब घर जाकर यह 1530 में मर गया। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए याद रखिएगा, जो 1526 ईस्वी में अर्थात 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ही पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने सुल्तान को हरा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? वारंगल, नागलापुर, उदयगिरी या फिर चंद्रगिरी? जबरदस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागलापुर नगर की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने। और थोड़ा सा और सुनिए इसके बारे में। पहले तो ये बताइए कि ये है कहां पर? तो भाई साहब ये है विजयनगर के पास में है। और विजयनगर कहां पर? ये कर्नाटक में है। और विजयनगर का वर्तमान में नाम क्या है? तो विजयनगर का वर्तमान नाम है हम्पी, जिसे हम हस्तिनावती भी कहते हैं। हम्पी अर्थात हस्तिनावती। और इसी के पास में आपका नागलापुर नगर, जिसकी स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने। और कृष्णदेव राय एक महान सेनानायक, विजेता और प्रशासक होने के साथ साथ कला, संस्कृति और साहित्य के प्रेमी भी थे। आप जानते हैं इनके बारे में, बहुत ही बेहतरीन शासक थे भाई साहब ये। और उसने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ जिसका नाम है आमुक्तमाल्यद, कौन सा? आमुक्तमाल्यद, याद रखिए, इसमें अपने राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों का विवेचन किया है। एक प्रश्न यहां से भी बनता है कि कृष्णदेव राय ने अपने राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? तो भाई साहब वह ग्रंथ है तेलुगु ग्रंथ, जिसका नाम है आमुक्तमाल्यद। और उसने बहुत से मंदिर बनाए हैं, मंडप और तालाबों का निर्माण भी करवाया था। और इसने अपनी राजधानी जो विजयनगर के पास में है नागलापुर, यहीं पर जो है स्थापित की थी। राजधानी विजयनगर के पास में स्थित है नागलापुर नामक नगर, जिसकी स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने। देखिए भाई साहब कितने आपके यहाँ से फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। यदि आप ध्यान से सुन रहे होंगे मेरी बातों को, आप क्वेश्चन की गहराई में जा रहे होंगे, तो आपको जरूर मालूम पड़ेगा कि भाई साहब धुआं धुआं करने वाला कंटेंट है एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप या फिर हेमू? जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका आया था कब? ये क्वेश्चन 2016 ईस्वी के यूपी पीसीएस में आया था। और आयोग ने जो अपना संशोधित जो उसकी उत्तर पत्रिका थी, उसमें इसका उत्तर पृथ्वीराज माना था, इसलिए हम भी पृथ्वीराज ही मानेंगे। और यह चौहान वंश का शासक था तथा 1173 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और यह दिल्ली तथा अजमेर का शासक भी था। यह दिल्ली और अजमेर दोनों का शासक था, जिसे उस समय के समकालीन जो मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा है? राय पिथौरा। ये शब्द आप याद रखिएगा भाई साहब, राय पिथौरा। क्वेश्चन बनता है कि राय पिथौरा किसको कहा जाता है? तो उस समय के जो मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने पृथ्वीराज को ही राय पिथौरा की संज्ञा दी थी, राय पिथौरा नाम दिया था। और 1191 में आप जानते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह परास्त किया था। कहां? तराइन का 1191 ईस्वी का युद्ध। किंतु अगले ही वर्ष 1192 में जो तराइन में ही दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को बुरी तरह हरा दिया था। देखिए मैंने आपको 1191 का जो विश्व युद्ध बोल दिया गलती से, तो विश्व युद्ध ने भाई साहब प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज और गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। लेकिन अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में जो दूसरा युद्ध हुआ तराइन का, उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को बुरी तरह हरा दिया। और किसकी वजह से हरा दिया था? जयचंद की वजह से हरा दिया था। और मैं थोड़ा सा और बता दूं कि भाई साहब आज भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। आज भारत में इतने जयचंद पैदा हो गए। आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले भारत पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का एक मैच हुआ था, पहला मैच, जिसमें पहली बार भारत हारा था। और पहली बार वर्ल्ड कप के किसी मैच में पाकिस्तान ने भारत को हराया था, वो भी बुरी तरह 10 विकेट से। और इस हार पर और पाकिस्तान की जीत पर भारत में जितने जयचंद छुपे हुए थे वो सभी बाहर आ गए थे।
और उन्होंने खुशी मनाई थी, पटाखे फोड़े थे। मैं कहता हूं कि इन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी। ऐसा कोई कानून बने भारत में कि जो इन जयचंदों पर नकेल कर सके और इन्हें काबू में कर सके, क्योंकि भाई साहब ये वे दो मुँहे सांप हैं, ये दो जीभ वाले वे सांप है जो एक जीभ दूसरी कहेगी, अर्थात एक जीभ भारत की बड़ाई करेगी, कहां पर, सार्वजनिक जगह पर, अकेले में नहीं, और दूसरी जीभ एक्टिवेट हो जाएगी जैसे पीठ मुड़ेगी। कहने का मतलब है एक जीभ तो भारत की खाएगी, बुराई करेगी, और एक जीभ भारत की बड़ाई करेगी सबके सामने। मतलब दिखाएगी कुछ और, खाएगी कुछ और, दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। तो आप बताइएगा, आप मेरी बात का समर्थन करिएगा जो मैं कह रहा हूं। मेरा मानना है कि ऐसा कोई भारत में कानून बनना चाहिए कि जो इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में, चाहे वह हार जीत का ही क्यों ना काम हो, अगर इस तरह की पाकिस्तान की जीत या भारत की हार के मामले में यदि वह खुशी मनाती है, पटाखे फोड़ती है, जश्न मनाते हैं, तो इन्हें देश विरोधियों की संज्ञा देनी चाहिए। अब आप बताइए कि देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। भाई साहब, यदि आप मेरे समर्थन में, तो आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आप इस बात के समर्थन में हैं या नहीं हैं। इन जयचंदों का इनका क्या हाल होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि जयचंदों पर इन पर नकेल कसनी चाहिए। जिस प्रकार से दो मुंह के सांप को भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में जकड़ कर रखा है, कंट्रोल में रखा, अपने वश में रखा है, उसी प्रकार से भारत के इन जयचंदों को, जो खाते भारत के और गाते पाकिस्तान की हैं, तो उन पर भी भाई साहब कंट्रोल करना चाहिए, उनको भी वश में रखना चाहिए अपने। तो इसलिए यदि आप मेरे इस बात के समर्थन में हैं, तो आप वीडियो के कमेंट में करके बताइए कि इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो जयचंद कम नहीं है। जिस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान जयचंद के कारण हार गया था, उसी प्रकार से भारत में ये जयचंद खुले घूम रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि इन पर सरकार ठोस कार्रवाई करे और ऐसा कोई कानून बनाए कि ये हमेशा भारत में खुले नहीं बल्कि जेलों में सड़े। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो याद रखिएगा, जो पृथ्वीराज, जिसे उस समय के मुस्लिम इतिहासकारों ने राय पिथौरा की संज्ञा दी थी, इसे ही भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य भी कहा जाता था। इसे भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य इसके लिए प्रयुक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध या फिर प्रथम मैसूर युद्ध। पहले तो आप जानिए इन सभी युद्धों के बारे में। तो देखिए, जो पहला कर्नाटक युद्ध था, यह कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच में हुआ था। एंग्लो फ्रांसिस, अर्थात अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, और यह ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार के लिए यह युद्ध हुआ था। और दूसरा जो युद्ध हुआ था कर्नाटक का दूसरा, यह 1749 से 1754 के बीच में हुआ था। यह भी एंग्लो फ्रांसिस युद्ध था। और जो तीसरा युद्ध था, तीसरा कर्नाटक युद्ध, जिसे हम वांडीवास का युद्ध भी कहते हैं, यह 1758 से 1763 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। और इसे एक चीज याद रखिएगा, इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। 7 वर्षों तक यह लड़ा गया था, इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। यह बहुत बार पूछा जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है, तो वांडीवास का युद्ध या फिर तृतीय कर्नाटक का युद्ध, इसे ही कहा जाता है आपका सप्तवर्षीय युद्ध। और यह भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और एक बार फिर से ब्रिटेन और फ्रांस की सेना जो है आमने सामने यहां आ गई थी। और अब आपको यहां पर मैचिंग करनी है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है, यह जो है एक्सला चापेल की संधि से इसका अंत हुआ था। अच्छा, अब आइए, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है भाई साहब, यह पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था। तो यह यहां पर चला गया। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध था, यह अनिर्णायक रहा था, इसका कोई भी निर्णय नहीं हो पाया था। और जो प्रथम मैसूर युद्ध है, इसमें ब्रिटिशों की हार हुई थी। इसलिए सभी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली या फिर संबलपुर? तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब ये। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सतारा। सतारा है कहां पर वर्तमान में? यह है वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में है सतारा। और लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति थी, उसका पहला शिकार होने वाला यही राज्य था, सतारा। और बाकी के बारे में जानिए। देखिए, लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था, उसकी विलय नीति के कारण विशेष तौर पर याद किया जाता है उस काल को। और इस नीति के तहत सतारा सबसे पहले इसका जो शिकार हुआ था, कब? 1848 में। 1848 में। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर कब? ये 1854 में। उसके बाद आपका आता है बघाट 1850 में, और झांसी आपका 1853 में। कब? झांसी 1853 में। और एक था नागपुर 1854 ईस्वी को ब्रिटिश शासन क्षेत्र में मिला लिया गया था इस लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण। चलिए, सभी फैक्ट याद रखेगा, ये तिथि भी याद रखेगा। इनमें से एक आध क्वेश्चन फंसता जरूर है। क्वेश्चन नंबर 17, पश्चिमी भारत के डीके कार्वे का नाम निम्न में से किस संदर्भ में आता है? सती प्रथा, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह या फिर बी और सी दोनों?
साथियों यह क्वेश्चन भी आपका यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। तो देखिए जो प्रोफेसर धोंडी केशव कर्वे है, डी के कर्वे का फुल फॉर्म है धोंडी केशव कर्वे, इन्होंने 1906 इसमें बंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय, ये आपका 2 बार केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप किसी ने केबीसी देखे होंगे कई पिछले सालों के तो आप जानते होंगे क्वेश्चन पूछा गया था कि धोंडी केशव कर्वे ने 1906 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस जगह पर स्थापित किया, तो भाई साहब क्या था बंबई में, और उसके बाद 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट। और डी के कर्वे का संबंध विधवा पुनर्विवाह से भी है और आपका स्त्री शिक्षा से भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। और ये क्वेश्चन आपका 2016 के यूपीपीसी में पूछा गया था और आयोग ने इसका आंसर माना था डी, अर्थात दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद और रफ़ी अहमद किदवई, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका रफ़ी अहमद किदवई या और शौकत अली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों को ही खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता माना जाता है। और खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे, आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध ये भारत में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। चलिए, और इसकी जो दिल्ली में 24 नवंबर 1919 में सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ये फैक्ट आप मोस्ट इंपोर्टेंट छाप लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि खिलाफत आंदोलन की दिल्ली में जो अध्यक्षता की थी 24 नवंबर 1919 को, तो वह किसने की थी? तो भाई साहब वह की थी महात्मा गांधी ने, अर्थात इसको समर्थन दिया था महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को, जो तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध था। और इसके प्रमुख नेता थे आपके मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष शुरू हुआ था? 1900 ईस्वी, 1888, 1885 या फिर 1866 ईस्वी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1866 ईस्वी में शुरू हुआ था देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में। और उस समय पर उत्तर प्रदेश को क्या कहते थे? उस समय पर उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत अर्थात यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे, जिस समय पर यह देवबंद आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश में। और मोहम्मद कासिम ननौतवी का नाम आपने सुना होगा, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, इन दोनों ने 1866 ईस्वी में, कब? 1866 ईस्वी में ही उत्तर प्रदेश के देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। यह पूछा गया 2-3 बार क्वेश्चन। और यह आंदोलन मूलतः देखा जाए तो मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करने, अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य जो संस्कृति थी उसके विरोध में चला गया था। किसके? एक तो जो मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करना था, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करना था और जो पाश्चात्य संस्कृति उसका विरोध करना था, इसलिए चला गया था आंदोलन। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी देखा जाए तो इसका अविस्मरणीय योगदान रहा था। किसका? देवबंद आंदोलन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम प्रश्न आज का, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी या इंडियन नेशनल पार्टी? तो साथियों आपने देखा होगा कि सारे प्रश्न कितने जबरदस्त मैंने आपको पूरे डिटेल से बताए भी हैं, समझाए भी हैं, पढ़ाए भी हैं। यदि आपको मेरी मेहनत सफल लगी है, यदि आपको मेरी थोड़ी भी मेहनत लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करके मुझे भी अपना समर्थन दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में, ग्रुप्स में शेयर भी कर दिया करें। और जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आप मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा सब्सक्राइब करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वराज पार्टी। इसी पार्टी का जो है मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने 1923 ईस्वी में इस पार्टी का जो गठन किया था। और ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किया गया था। और असहयोग आंदोलन हुआ कब था? तो 1 अगस्त 1920 को यह शुरू हुआ था और इसी के बाद कांग्रेस के विरोध में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वह चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश करना था और उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। तो याद रखिएगा, सारे फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आज का एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है क्विज के रूप में। आपका थोड़ा सा ये होमवर्क है, आपको डिटेल के साथ में इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में वीडियो के लिखना है। और आपका क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्न में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग जनसंहार, साइमन कमीशन या फिर क्रिप्स मिशन। इन चारों ही विकल्पों के बारे में आपने खूब अच्छी तरह से पढ़ा होगा यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इट्स चैलेंज टू ऑल व्यूअर्स, सभी के लिए चैलेंज है। आप किस प्रकार से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं मैं देखना चाहता हूं। और जो इसका सही जवाब डिटेल से लिखेगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में फ्रंट में पुकारूंगा। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी सभी साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा। कोई सुझाव है, कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, घंटी भी दबानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बिजी रहिए। और बिल्कुल भी साथियों, बिल्कुल भी आप अपने समय को वेस्ट मत करिएगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा ताकि जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन हो सके। आप अपने गांव का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने माता पिता का नाम खूब रोशन कर सके, खूब आप तरक्की पाते रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। इसी शुभकामना के साथ फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।